हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to the product of magnitude of both the charges and inversely proportional to the square of distance between both the charges. Now combining both laws, we get F directly proportional to Q1 Q2 by R square. That means we get a constant F equals to K Q1 Q2 upon R square. Now where K equals to 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square, which is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught. जो 1 upon 4 pi epsilon naught की वैल्यू कितनी है, वो 9 into 10 to the power 9 है। तो मेरे पास F equals to फॉर्मूला क्या बन सकता है यहाँ पे, 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. दैट मीन एक और तरीका है इसको लिखने का, F equals to 9 into 10 to the power 9 Q1 Q2 upon R square, जहाँ पे ये एप्सिलॉन क्या है, ये नई चीज आई थी कल। एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 8.854 into 10 to the power minus 12 न्यूटन वर्स मीटर की पावर माइनस 2 कूलम्ब स्क्वायर। ये एक वैल्यू है एप्सिलॉन इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी क्या करता है कि जो दो चार्ज हैं उसके बीच में क्या मीडियम है उसकी वैल्यू को मेजर करता है। इसको अच्छे से नोट कर लेना, पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में भी यही बताया था कि परमिटिविटी इज यूज्ड टू मेजर द वैल्यू ऑफ अ मीडियम which is placed between both the charges, right? Now Coulomb's law in vector form. Next topic है Coulomb's law in vector form. अब Coulomb's law की एक और कंडीशन देख लेना कि Coulomb's law valid only for point charges. Coulomb's law is valid for only for point charges. देखो Coulomb's law in vector form स्टार्ट करते हैं। Let us consider two charges. दोनों चार्ज क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव हो गए या निगेटिव। तो अगर पॉजिटिव है, अगर दोनों चार्ज क्या है पॉजिटिव है, मास क्या है सेम होगा। दोनों मास अगर सेम है तो दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, दोनों फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा, इसके का ये फोर्स लगा, इसके का ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। द फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय F12 वेक्टर। The force on second charge due to first vector is represented by F21 vector। कैसे बोला मैंने, the force on first due to second is represented by F12 vector। The force on second due to first is represented by F21 vector। तो सो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। एक बात बताइए, कोई सा भी आपने वेक्टर पढ़ा होगा तो ए वेक्टर सपोज उसमें क्या होता है, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा होगा, एग्जाम्पल पढ़ेंगे 2i + 3j कैप। तो ये आई और जे क्या थे, आई और जे के क्या थे, यूनिट वेक्टर थे। तो इसमें भी कहीं ना कहीं यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो F12 वेक्टर मैंने लिखा तो ये क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। तो कूलम्ब लॉ में लिखा ही था, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो उसके साथ में यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक डिस्टेंस कंसिडर कर ली विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट, which is pointing from second to first is represented by R21 cap। the pointing from first to second is represented by R12 cap। तो मेरे पास यूनिट वेक्टर फॉर्म में क्या लिख देंगे यहाँ पे, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। और ये क्या हो गया R21 cap। ये फोर्स किसके लिए निकाला मैंने, द फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। और कूलम्ब्स लॉ में तो आपने पढ़ा ही था 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। सेकेंड लाइन एक और लिख सकते हैं, एक और जो फोर्स है, द फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। और R12 कैप वेक्टर हो गया। तो ये होगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अगर है ना उसका दूसरा एक और डायग्राम, अगर दोनों चार्ज अपोजिट चार्ज होते हैं तो डायग्राम में थोड़ा चेंज आ जाता है। क्या होता है, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर दोनों चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन तो उसमें क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाता है। और जो रेडियल वेक्टर है यूनिट वेक्टर, उसको रिप्रेजेंट कर दिया किससे, R12 कैप। और ये यहाँ पे किससे, R21 कैप, विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड चार्ज, विच इज पॉइंटिंग फ्रॉम सेकेंड टू फर्स्ट चार्ज, राइट। ये सिंपल सा लॉ था।
ना कुछ फैक्ट्स है इसके। फर्स्ट वाला फैक्ट्स है, आपने देखा होगा R12 कैप जो है और R21 कैप दोनों क्या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब R12 कैप इक्वल टू नेगेटिव, मतलब जस्ट अपोजिट डायरेक्शन टू R21 कैप के। इसका मतलब इनके जो फोर्स है वो भी क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। और फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन, अगर इनका मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं तो आपने है ना कोई लॉ पढ़ा हुआ है, when two force are acting in opposite direction their magnitudes are equal then they follow Newton's third law, you know न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब ये है कि कूलम्ब्स लॉ किसके कंसल्ट में, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब सेकंड क्या है, अब एक बात सुनना है, यहाँ पे एक तरीका ले लेते हैं। मेरे पास है ना एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन किया था यहाँ पे कि ना सर है ना आपकी सब बात मान ली मैंने, पर कूलम्ब ने कुछ है ना आप कुछ चीज़ें और नहीं बताई। एक मैंने एक चार्ज ले लिया Q1 और एक ले लिया चार्ज Q2, तो बोले कि ना इनमें फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो आपकी थ्योरी तो फेल हो गई। इसका मतलब है कूलम्ब ने एक लाइन और दी थी अपने पास में कि मतलब ये दोनों चार्ज के बीच में क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो एक लाइन पर एक एक्स अलोंग द टू लाइन चार्ज, जिसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, जो जिसको बोला जाता है सेंट्रल, मतलब जो दोनों फोर्स हैं वो क्या होंगे। हाँ, तो मैं स्टूडेंट ये बताया था कि ना सेकंड पॉइंट जो है फोर्स ऑलवेज एक्स अलोंग द टू लाइन चार्जेस कॉल्ड सेंट्रल फोर्स है, मतलब ये जो फोर्स लगे वो एक ही लीनियर डिस्टेंस पर ही फोर्स अप्लाई हुआ, ऐसा नहीं कि जैसे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, छोटा कंसेप्ट था। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्जेस, यूनिट्स ऑफ चार्ज क्या होगा, यूनिट्स ऑफ चार्ज आपने एक यूनिट ऐसा सिस्टम में यूनिट पढ़ी थी कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब। अब इसमें यूनिट्स ऑफ चार्ज, तो अगर कोई पूछता है कि यूनिट चार्ज क्या होता है तो क्या होगा, ऐसे सिस्टम। लेटस कंसीडर, पहला वाला कंसीडर करते हैं, लेटस कंसीडर टू सिमिलर चार्जेस, लेटस कंसीडर टू सिमिलर चार्जेस। ठीक है, दोनों सिमिलर चार्जेस है, तो सिमिलर चार्जेस तो उनको कंसीडर कर सकते हैं कि इक्वली है, इक्वल मतलब एक क्यू कंसीडर कर सकते हैं उसको। लेट अस कंसीडर टू सिमिलर चार्जेस और देयर सेपरेशन बिटवीन देम इज r इक्वल्स टू 1 मीटर, r इक्वल्स टू 1 मीटर। यूनिवर्सली ट्रूथ है, अगर दो सिमिलर चार्ज हैं, अगर दो सिमिलर चार्जेस हैं और 1 मीटर डिस्टेंस अपार्ट पे हैं, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा वो लगेगा 9 × 10⁹ न्यूटन का। क्या लगेगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था F इक्वल्स टू 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन में R², ये पढ़ा था। तो देखो क्या बोला यहाँ पे, फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, 9 × 10⁹ न्यूटन है, इक्वल्स टू 9 × 10⁹ ऑलरेडी उसमें है। Q1 Q2 दोनों क्या कंसिडर करके रखे, Q, तो Q² अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 1, तो इससे कैंसिल हो, तो मेरे पास क्या मिलेगा यहाँ पे, Q² इक्वल्स टू 1, Q² इक्वल्स टू 1, Q² इक्वल्स टू 1, तो Q इक्वल्स टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 1, दोनों कंसिडर करेंगे। अब ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, यूनिट चार्ज हो गई, यूनिट मतलब 1 वैल्यू। अब तो इसके लिखेंगे कैसे, if two similar charges are kept, if two similar charges are kept at 1 meter distance apart and the force of repulsion between them is 9 × 10⁹ Newton, then each charge is called unit charge। क्लियर है, ये अपन ने किसमें पढ़ लिया, ऐसे सिस्टम में। अब सीजे सिस्टम में कंसिडर कर लेते हैं, तो सीजे सिस्टम में जो चार्ज की यूनिट है वो है 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, और इसका दूसरा नाम है स्टेट कूलम्ब। क्या नाम है उसका, स्टेट कूलम्ब। अब 1 कूलम्ब की जो वैल्यू होती है सीजे सिस्टम में वो होती है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब। अब मुझे ये नहीं बताना पड़े कि इसको एम के ऐसे सिस्टम से सीजेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आप लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। अब देखते हैं सीजे सिस्टम में भी यूनिट चार्ज की डेफिनेशन समझते हैं। लेट अस कंसीडर टू चार्जेस which are placed 1 centimeter distance apart. Let us consider two similar charges which are placed 1 centimeter distance apart and the force of repulsion between them is 1 dyne.
ठीक है, बोथ चार्ज क्या है, वो चार्ज इक्वल कंसिडर कर लिए, एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम इज 1 डाइन। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। ठीक है, द when two similar charges are kept at 1 centimeter apart and the force of repulsion is 1 dyne, then each charge is called unit charge। ठीक है, देखते हैं F इक्वल्स टू, अब है ना सीजे सिस्टम में K की जो वैल्यू होती है, जो K आता है K Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। सीजे सिस्टम में F की K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। Q1 और Q2 को आपने कंसिडर कर लिया Q इंटू Q अपॉन में कितना, R की वैल्यू कितनी है 1। अब फोर्स तो यहाँ पे कितना बताया आपने 1, तो 1 इक्वल्स टू 1 इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन 1, दैट मीन्स वी गेट क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो क्यू इक्वल्स टू कितना मिलेगा यहाँ पे प्लस माइनस 1, और क्यू इक्वल्स टू अगर प्लस माइनस 1 मिला तो सेम आ गया इसमें, तो इनको क्या बोला जाता है, यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे सीजे सिस्टम में थोड़ी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। क्या चेंज होगा, if two similar charges are kept at 1 centimeter distance apart and the force of repulsion between them is 1 dyne, then each charge is called unit charge। क्लियर। अब देखो आपने है ना इसमें ऐसे सिस्टम में कूलाम यूनिट पढ़ ली, सीजे सिस्टम में 1 ESU 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और उसका दूसरा नाम स्टेट कूलाम। एक रिलेशनशिप है कूलाम और स्टेट कूलाम में, 3 × 10⁹ 1 कूलाम इक्वल्स टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। अब अनदर यूनिट क्या है इसकी, एक और यूनिट होती है थर्ड, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल्स टू होते हैं 3 × 10⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसको दूसरा एक और तरीका है कि 3 × 10⁻10 को लिख सकते हैं 3 × 10⁹ × 10, और 3 × 10⁹ तो 1 ESU होता है, और ये 10, और 1 ESU इक्वल्स टू होता है 1 कूलाम, और ये हो गया तो इसका मतलब 10 कूलाम। तो मतलब 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इक्वल्स टू किसके बराबर, कितने टाइम्स ऑफ कूलाम होता है, 10 टाइम्स। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कितने इक्वल होता है, 10 टाइम्स ऑफ द 1 कूलाम। क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो एक काम करते हैं कि मेरे पास है ना दो चार्ज है, ठीक है, 2 चार्ज कंसिडर कर लिए Q1 दोनों चार्ज के बीच में कोई मीडियम है, कोई सा मीडियम होगा अदर देन एयर और वैक्यूम। अदर देन एयर और वैक्यूम मीडियम लिया तो फोर्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं FM से, कि मीडियम के लिए मैंने फोर्स कंसिडर कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे 1/4π, अब तो एप्सिलॉन नॉट तो आएगा नहीं, क्योंकि अदर देन एयर और वैक्यूम बोला तो एक सिंबल ले एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन लिया, यहाँ पे क्या कर दोनों चार्ज है Q1 Q2 अपॉन में कितना है R स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये किसके लिए हो गया, अदर देन एयर और वैक्यूम, तो एयर के लिए कंसिडर कर लेते हो, एयर और वैक्यूम के लिए तो F0 अपॉन में 1/4π, यहाँ पे क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, विच इज यूज्ड फॉर एयर और वैक्यूम, तो Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड कर दिया फर्स्ट से। ठीक है, डिवाइड किया तो मेरे पास क्या मिलेगा, F0 अपॉन में FM इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक बार F0 अपॉन में FM इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मिलेगा। क्लियर है। ठीक है, अब एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 1 लेस देन 1 रहेगी, मतलब एयर और वैक्यूम के लिए यूज करते हैं, और ये किसी मीडियम के लिए है। ठीक है, क्लियर सी बात है कि उसकी जो वैल्यू रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, तो ये बड़ी क्वांटिटी छोटी क्वांटिटी है। अब तो इसके जो रेशो होता है इसका नाम दिया उन्होंने रिलेटिव परमिटिविटी। क्या नाम दिया, रिलेटिव परमिटिव, विच इज ऑल्सो नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपके पास है ना डेफिनेशन बन गई है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की। कैसे, द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन एयर और वैक्यूम। क्लियर है, एक और डेफिनेशन बन गई है, द फोर्स एक्सर्ट। हाँ तो मैं क्या बोला था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन बन गई है। क्या डेफिनेशन बन गई है कि द रेशो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिटिविटी टू द एयर और वैक्यूम,
और अनदर डेफिनेशन बिकम्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस in air or vacuum to the force of attraction or repulsion between two charges in any medium. ठीक है, तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन दो तरीके से लिखी जा सकती है. ठीक है, अब ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अब एयर वैक्यूम के लिए कितनी होती है, अब देखते हैं. वैक्यूम के लिए कितनी होती है 1.000 और एयर के लिए निकाली गई थी. ऑब्जर्वेशन करने के बाद आती है, ये नेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करती है. एयर के लिए कितनी है 1.006, हाइड्रोजन के लिए होती है 1.0026 होती है, ग्लास के लिए होती है 3 to 4 के बीच में आती है, माइका के लिए कितनी आती है 3 to 6 तक की, और वाटर के लिए आती है 81. ठीक है, थैंक यू. और एक बार और रिवाइज करते हैं इस चीज़ को. पहले तो है ना स्टूडेंट्स देखते हैं, पहले आज का लेक्चर में आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ सिंपल फॉर्म एंड जनरल फॉर्म, और उसके बाद है ना उसका वेक्टर फॉर्म पढ़ा था. वेक्टर फॉर्म में आपको देखा केवल उसके यूनिट वेक्टर लगा दिए गए थे, वो सेम लॉ था, अलग से कुछ भी नहीं लगाया था. और उसके दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे. उसके दो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं कि कूलॉम्स लॉ जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, और सेकंड जो है वहाँ पे जो फोर्स है दोनों एक ही लीनियर लाइन पे एग्जर्ट करते हैं, मतलब उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस. ठीक है, और उसके बाद अपने अलग अलग यूनिट पढ़ी थी. पहली यूनिट ऐसे सिस्टम में कूलाम थी, उसके बाद है ना सीरियस सिस्टम में यूनिट इसकी 1 ESU थी, और थर्ड एक्स्ट्रा में एक यूनिट बताई गई थी अनदर यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू 10 कूलाम. फिर उसके बाद है ना पढ़ा आज के लेक्चर में डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है और रिलेटिव परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी और बता देता हूँ बहुत अच्छे से. अदर देन एयर और वैक्यूम के बारे में कंसिडर करते हैं. ठीक है, थैंक यू.